Students, in this lecture, we will be discussing about maintenance and preservation of lab culture. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So, starting with our lecture, what is maintenance and preservation of lab culture? Once an organism has been isolated, it can be maintained indefinitely in a pure culture called a स्टॉक कल्चर। तो होता क्या है कि जब हमारे पास एक बार एक ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो गया तो हमें फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको मेंटेन करने की। मेंटेन से मतलब है कि हमें उसका सैंपल अपने लैब में एक बहुत लंबे समय के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर स्टडी करना है। हो सकता है उस स्टडी में 6 महीने लग जाएं, साल लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या है कि वो कल्चर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से भी हमारे पास उसका सैंपल आएगा वहाँ से उसका अमाउंट आएगा जो बहुत ही थोड़ा आता है। तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी लैब में एक बार ग्रो करा लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको फिर मेंटेन करते हैं। अब उसको मेंटेन कैसे करना है, इसको इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ लैब कल्चर। तो करते क्या है कि व्हेन नीडेड फॉर स्टडी अ सैंपल फ्रॉम अ स्टॉक कल्चर इज इनोकुलेटेड इनटू फ्रेश मीडियम। सैंपल को जहाँ से हमारे पास सैंपल आया उसमें से इनोकुलम लिया और फ्रेश मीडियम के अंदर उसे डाल दिया और उसे उसके बाद इंक्यूबेट कर लेते हैं, उससे उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है उसकी। अब होता क्या है कि द स्टॉक कल्चर इटसेल्फ इज नेवर यूज्ड फॉर लेबोरेटरी स्टडीज। जो स्टॉक कल्चर जहाँ से भी आया हो या हमने कहीं से उसको आइसोलेट करो, उसको नहीं स्टडी के लिए यूज़ करा जाता, एक नए कल्चर को यूज़ करा जाता है, क्योंकि स्टॉक कल्चर की हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। However, organisms in stock culture go through growth phases, deplete nutrients and accumulate wastes just as those in any culture too. तो होता क्या, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं मीडियम में से, और वो एज भी हो जाता है कल्चर। एज का मतलब उसकी उम्र बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म में एक्वायर ऑड शेप्स और अदर अल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कई बार क्या होता है, कुछ म्यूटेशंस भी हो जाती हैं, उसके कारण जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो सैंपल आया था वैसा वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। द यूज ऑफ केयरफुल एसेप्टिक टेक्निक इज इम्पोर्टेंट इन ऑल मैनिपुलेशन ऑफ कल्चर। तो हमारे पास जो हम उसका सब कल्चरिंग कर रहे हैं, जो स्टॉक है उससे हम उसका फ्रेश कल्चर कर रहे हैं, उसको बनाने के दौरान हमें जो है टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, एसेप्टिक करनी है, ताकि कोई बाहर से कोई कंटेमिनेशन ना होए और जो हमारा कोई ऐसा कोई पैथोजन या कोई भी चीज़ जो जिस पे हम काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर एस्केप भी ना हो जाए। तो ऐसी टेक्निक्स को हम कहते हैं मेंटेनेंस की टेक्निक्स। सच टेक्निक्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मेकिंग सब कल्चर फ्रॉम स्टॉक कल्चर, otherwise an undesirable organism might be introduced and the stock organism would have to be re-isolated। तो इसलिए जो एसेप्टिक कंडीशन फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कहीं से भी कोई कंटेमिनेशन ना होए। इवन विद रेगुलर ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्टॉक कल्चर टू फ्रेश मीडिया, ऑर्गेनिजम्स कैन अंडरगो म्यूटेशन, चेंजेस इन डीएनए एंड डेवलप अल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक। पर फिर भी चाहे हम उसका फ्रेश कल्चर भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो स्टॉक है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं म्यूटेशंस के कारण। म्यूटेशन इज अ चेंज इन डीएनए, जीन्स चेंज हो जाती हैं जिससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ये तो मेंटेनेंस की बात आ गई कि एक स्टॉक से फ्रेश मीडियम में डालते रहे एक इंटरवल्स पे और उसको कल्चर को बढ़ाते रहे, ये तो होगी मेंटेनेंस। उसके बाद आता है प्रिजर्विंग ऑफ प्योर कल्चर। तो प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं लंबे समय के लिए। Once a microorganism has been isolated and grown in pure culture, it becomes necessary to maintain the viability and purity of the microorganism by keeping the pure culture free from contamination. Normally in laboratories, the pure cultures are transferred periodically into a fresh medium to allow continuous growth एंड वायबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हम पढ़ के अभी पढ़ा है ऊपर कि हम उसको फ्रेश कल्चर करते रहते हैं, तो ये सारा एक काम हो जाता है। पर ये क्या है, सिंस रिपीटेड सब कल्चरिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्योर कल्चर सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 कल्चर हैं, 1000 टाइप के माइक्रोब्स हैं, हमें उनको 10 साल के लिए मेंटेन करना है।
या उनको प्रिजर्व करके रखना है, तो ये फिर कहीं भी वायबल नहीं होता कि हम उनको सबको 1000 को हम उनको रिकल्चर करते रहें बार बार। तो उससे बचने, और उसमें क्या है, उनका जेनेटिक चेंज भी हो सकता है, कंटेमिनेशन भी हो सकती है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नई मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स होती हैं। दीज इंक्लूड रेफ्रिजरेशन, पैराफिन मेथड, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड लायोफिलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन। इसके अंदर जो आपका कल्चर है उसको 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। ये 2 से 3 महीने के लिए बैक्टीरिया और 3 से 4 महीने के लिए फंगी को बचाने के लिए काफ़ी होता है। अब क्योंकि इस टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत ही उनकी ग्रोथ होती रहती है, फिर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। दे आर ग्रेटली स्लो डाउन बट दे आर नॉट स्टॉप, thus their growth continues slowly, nutrients are utilized and waste products released in medium. This results in finally the death of microbes after some time. तो धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए काफ़ी होता है रेफ्रिजरेशन मेथड। इसके बाद एक मेथड होता है पैराफिन मेथड या फिर प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल। तो इसके अंदर क्या करते हैं, स्लांट के ऊपर कल्चर को उगाते हैं। स्लांट क्या होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्लांट के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो मीडियम है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर स्लांट पोजीशन में जमा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, ये देखो, ये स्लांट है, ये भी स्लांट्स हैं सारी। तो इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कल्चर होता है माइक्रोब्स का, उसके अंदर हम ऊपर पैराफिन या फिर मिनरल ऑयल डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो वहाँ पर कंडीशन सारी एनारोबिक बन जाती हैं, दूसरा उसमें से हम उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड से। ये आसान मेथड होता है। द लेयर ऑफ पैराफिन इंश्योर्स एनारोबिक कंडीशन and prevents dehydration of the medium. This condition helps microorganism or pure culture to remain in a dormant state and therefore the culture can be preserved from month to years, varies with species. तो महीने से लेकर साल तक इसमें हम उनको डोरमेंट स्टेट में रख सकते हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो सस्ता होता है मेथड, एक ये है कि अगर कल्चर निकालना हो तो नीडल से हम उसके ऑयल के नीचे से उसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका मतलब इसका फ़ायदा है, आसान है, सस्ता है और इसमें से निकालना माइक्रोब को बड़ा सिंपल है, आसान है। तो ये मेथड है आपका प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल। इसके बाद अगला मेथड होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन दैट इज फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, ये जब गैस होती है तो ये -150 डिग्री सेल्सियस में होती है, गैस फेस में। मतलब लिक्विड के जो ऊपर गैस होती है वो -150 डिग्री सेल्सियस होती है, और जब बिल्कुल लिक्विड जो स्टेट की होती है वो -196 डिग्री सेल्सियस होती है। दिस हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग स्टोरेज टाइम। तो होता क्या है इसके अंदर कि जब भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने इसमें स्टोर करना है -190 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, सच एज ग्लिसरॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। That prevents the cell damage due to formation of ice crystals and promote cell survival. तो होता क्या है कि अगर आप किसी भी लिविंग सेल को एकदम से उसको फ्रीज कर देंगे तो उसमें जो वाटर होता है उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब आइस क्रिस्टल्स बनते हैं वो सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्टेबलाइजर डाल देते हैं, ग्लिसरॉल या फिर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये क्या करता है, ये सेल्स को ख़राब नहीं होने देता। इसके बाद क्या करते हैं, -80 डिग्री सेल्सियस पे उसके जो आपका ये स्टेबलाइजर है उसके साथ उसको रख देते हैं। उसके बाद एक रात उसके साथ रहता है, उसके बाद फिर उसको फिर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो उसका जो एयर फेस है, गैस फेस है, जो उसके अंदर उसे डाल देते हैं। वाइल्स होते हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वाइल्स में ये रखते हैं। तो इन्होंने इसमें क्या करा, concentration and volume you would like to have in each cryogenic vial. From there, you can determine how many vials you can freeze based on your cell yields.
सिर्फ क्या मीडिया In this example, I have 10 million cells. को अलग तरह का मीडिया यूज I will add 10 ml of my freeze medium to freeze down 10 vials at 1 million cells per vial. इसको मिलियन सेल्स को, उसके बाद इसको फिर ये क्या करेंगे, इसको Please line इसकी डाइल्यूशन बना लेंगे जितनी जरूरत है, और इन वायल्स में ये जो वायल्स हैं ये क्रायो प्रिजर्वेशन वायल्स होते हैं। Once the cells are aliquoted, I can begin the freezing process. यहाँ पर कोई भी बीच में मिक्स नहीं होने दे रहे। इसको बाद Unlike thawing cells, the freezing process कंटेनर में डालने के बाद इसको फिर ये क्या करेंगे, ये देखो इस यहाँ पर दिखाया है इन्होंने। अगर स्लो कूलिंग होएगी सेलुलर डेथ फ्रॉम डिहाइड्रेशन, फास्ट कूलिंग करेंगे सेलुलर डेथ फ्रॉम इंटरनल आइस क्रिस्टल डैमेज विदाउट क्रायो प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा विद क्रायो प्रोटेक्शन करेंगे, अगर क्रायो प्रोटेक्शन का मतलब DMSO डाल के। स्लो कूलिंग करेंगे सेल्स डिहाइड्रेट बट सर्वाइव। फास्ट कूलिंग करेंगे सेलुलर डेथ फ्रॉम इंटरनल आइस क्रिस्टल डैमेज। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या करा है, इसके अंदर DMSO डाल दिया है। DMSO डालने के बाद इसको -180 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजर में रख दिया है। तो एक बार इस फ्रीजर में ये एक इसके अंदर पड़ा रहेगा, उसके बाद फिर इसको स्पेशल जो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो ट्रेज हैं उनमें डाल देते हैं। ये चेंज कर रहे हैं इसमें से -80 डिग्री सेल्सियस से अब इसको -150 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे। देखो ये इन्होंने ये क्रायोजेनिक फ्रीजर है, इसके अंदर गैस फेस में रखा है, ना कि लिक्विड के अंदर रखना है, क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, तो वो -160 डिग्री सेल्सियस पे होती है। मैं आपको एक बार लिक्विड नाइट्रोजन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये कूल होती है, ठंडी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ को एकदम से ख़राब भी कर सकती है, इसलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लोगों ने करके दिखाए होते हैं। ये देखो ये जो फ्लास्क होता है इसको दीवार फ्लास्क कहते हैं, जिसके अंदर ये लिक्विड नाइट्रोजन आती है। ये इसने डाल दी है इसमें, अब इसमें एक टी-शर्ट डाल रहा है। ये एकदम से इसके अंदर फ्रीज हो जाएगी और लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया। अब ये उबल रही है, क्योंकि ये लिक्विड नहीं रह सकती रूम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग होने से इसके वेपर बन रहे हैं। तो अब इन्होंने ये निकाल लिया बाहर, ये बिल्कुल पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि -160 डिग्री सेल्सियस है। इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन है, इसके हम लिक्विड के अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ गैस फेस में रखेंगे, जहाँ पर ये -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से जो मेंटेन होते हैं कल्चर, इनको प्रिजर्व करते हैं, दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर 10 to 30 years विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मेथड है लायोफिलाइजेशन, इसका दूसरा नाम है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग इज अ प्रोसेस वेयर वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फ्रोजन प्रोडक्ट वाया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, व्हेन अ लिक्विड गोस डायरेक्टली टू अ गैसियस स्टेट विदाउट एंटरिंग अ लिक्विड फेस। जैसे आयोडीन होती है, आयोडीन को आप हीट करो, उसके एकदम से वेपर बन जाते हैं, वो लिक्विड फेस के अंदर आते ही नहीं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले जो आपका माइक्रोब है उसको ये फ्रोजन कर लेते हैं, उसकी आइस एक तरह से आइस बन जाती है, उसको फिर लो प्रेशर के अंदर उसको फिर ये उसको सब्लिमेट कर देते हैं। It is recommended using slow rates of cooling, as this will result in formation of vertical ice crystal structure, thus allowing for more efficient water sublimation from the frozen product. Freeze-dried products are hygroscopic and must be protected from moisture during storage. तो ये पानी इसके साथ सिल जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए इनको पानी से दूर रखना पड़ता है। Under these conditions, the microbial cells are dehydrated and their metabolic activities are stopped. As a result, the microbes go into dormant state and retain viability for years. लायोफिलाइजेशन करने के बाद फिर उनको वाइल्स के अंदर सील कर देते हैं और उसको फिर एक सिंपल फ्रीजर में डार्क इन्वायरमेंट में 4 डिग्री सेल्सियस पे आप रेफ्रिजरेट करके रख सकते हो फॉर अराउंड मोर देन 30 ईयर्स।
तो उसमें ये पड़ी रहती है। तो ये इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ लाइफलाइजेशन, ओनली मिनिमल स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड, hundreds of lyophilized culture can be stored in small area, small vials can be sent conveniently through mail to other microbiology laboratories when packaged in special sealed mailing containers. Lyophilized containers can be revived by opening the vials, adding liquid medium and transferring the rehydrated culture to suitable growth medium. तो ये सारे का सारा इसके एडवांटेज हैं कि एक तो प्रोडक्ट क्या होती है, सूख के बिल्कुल छोटी सी बन जाती है। इसकी कोई वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ लायोफिलाइजेशन की। ये दिखाई है यहाँ पर इन्होंने। तो इसके अंदर नंबर 1 फ्रीजिंग द प्रोडक्ट, प्रेशर 1000 मिलीबार, टेम्परेचर इज -60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होएगा, ये फ्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट आपकी। ये एक तरह से जैसे वाटर है तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी है सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्राइमरी ड्राइंग करेंगे इसकी, प्रेशर 0.1 मिलीबार, वैक्यूम अप्लाई कर देंगे, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे, +5 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब क्या होएगा, जो आपका वाटर है वो सब्लिमेशन हो रही है, देखो उसकी, वो सारे का सारा कुछ इस हद तक उसमें से वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, सेकेंडरी ड्राइंग करेंगे, प्रेशर को और घटा देंगे, 0.03 मिलीबार हो जाएगा, टेम्परेचर +20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो रहा कुछ जो पानी होगा वो भी सारे का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जो आपका सॉलिड मटेरियल जो सोल्यूट है उसके अंदर जैसे सेल्स हैं वो रह जाएंगे सिर्फ इसके अंदर। उसके बाद सीलिंग एंड कैपिंग हो जाएगी, कैप लगा देंगे, सील कर देंगे इसको। ये ऊपर एल्यूमिनियम सील लग गई है इसके ऊपर, वायल्स के ऊपर। तो ये हमारी जो लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट है ये तैयार हो गई है। तो ये इसका मेथड है लायोफिलाइजेशन का, ठीक है। सो दीज आर द मेथड ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लैब कल्चर। थैंक यू।